व्हाट्सअप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टल फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। मैंने अभी एक वीडियो छोटी सी अपलोड की थी यहाँ पर कि यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं वो आर्मी की ड्रेस पहनकर ग्राउंड पर उतर गए हैं अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए। तो ये जो वीडियो मैंने अपलोड करी तो एक बच्चे का मेल आया मेरे पास में, और मेल में ये बोल रहा है कि सर आप जो है यूक्रेन का साथ दे रहे हो, ना कि रसिया का साथ दे रहे हो। रसिया का साथ आपको देना चाहिए था। यार आप लोग ये बताओ कि आज तक किसी का लड़ाई से फायदा हुआ है, चाहे यूक्रेन हो चाहे रसिया हो। मैंने साथ नहीं दिया, मैंने बस ये बताया कि प्रेसिडेंट जो है, जिनको यहाँ पर ये माना जा रहा था कि प्रेसिडेंट जो है काफी कमजोर प्रेसिडेंट है यूक्रेन के, और ये पहले एक तरीके से जो कॉमेडियन रह चुके हैं, ये बंदा जो है अपनी जान देने के लिए तैयार है। वरना नॉर्मली अगर आप लोग देखोगे तो जो लीडर्स होते हैं वो बेसिकली सेना को भेजकर ग्राउंड में अपने आप शांति बैठे रहते हैं, और ये वहां पर ग्राउंड फील्ड में जाकर लोगों से बातें कर रहे हैं। तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई, क्या क्या कंडीशन है आज की डेट में, पुतिन ने क्या बोला, इनके द्वारा क्या रिप्लाई किया गया, एक तरीके से देश के अंदर क्या क्या सिचुएशन ये हैंडल करके चल रहे हैं। तो आप लोग सोच के देखो एक बार माइंड पर क्या प्रेशर होता होगा उस टाइम पर, ठीक है। और उस टाइम पर डिसीजन लेना अपनी देख तरीके से, ये भी नहीं पता कि जिंदा रहने वाले हैं या नहीं रहने वाले हैं, जिस तरीके से बम्बार्डमेंट की जा रही है। तो यार मतलब उसको थोड़ा सा उस तरीके से मत तोलो कि मतलब कि रसिया और यूक्रेन इंसान है दोनों जगह। यार वहां पर सोचो, हमारे लगभग आप लोग देखो 20,000 के करीब हमारे लोग वहां पर फंसे पड़े हैं। तो आप लोग उनके बारे में सोचो। तो लड़ाई अगर बंद हो जाए तो वो सबसे बेहतर है। मैं तो बस यही यहाँ पर एक मना रहा हूँ। और जब से यार न्यूज आ रखी है यहाँ पर कि बम्बार्डमेंट हो रही है, वो सब चीजें देख रहे हैं, जहां पर भी चले जाओ सोशल मीडिया हैंडल पर वही सब चीजें चल रही हैं, तो माइंड भी थोड़ा सा पता नहीं है भारी भारी सा लग रहा है। एक होता नहीं फ्री सा माइंड रहे, अच्छे से चीजें चल रही हैं, सब अपना जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं, वो ना होके एक अलग ही मतलब मजा सा नहीं आ रहा है। जो फ्री माइंड होता है ना, वो वाली बातें बस एक अजीब सी देखने को मिल रही है। आप लोग की क्या राय है इसके बारे में? आप लोग अपनी राय बता सकते हैं यार। चलिए जो भी है, एक छोटी सी अपडेट थी, जो भी आप लोगों को सुटेबल लगे। बाकी आप लोग मतलब क्या ही बोलूं, बस मैं इसमें आगे चीजें सही नहीं है बिल्कुल भी किसी भी तरीके से। बहुत सारे लोगों की जान जा चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं आप लोगों के सामने, इनको अटेम्प्ट कीजिए और फिर उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर ये बात की जा रही है यूएई और इंडिया के रिलेशन के बारे में। अभी मैंने कुछ आर्टिकल्स आप लोगों से डिस्कस किए थे, तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ट्रेड रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिया एंड यूएई। यानी कि इंडिया और यूएई के बीच में जो ट्रेड रिलेशनशिप है उसके बारे में यहाँ पर बातें की गई है, और आप लोगों को ये बताना है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। तो ये आप लोगों को बताना है। एक इंपॉर्टेंट बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी यहाँ पर इस तरीके क्वेश्चन आए, सबसे पहले आप लोगों का यहाँ पर ध्यान जाना चाहिए कि यहाँ पर करेक्ट पूछा गया या फिर इनकरेक्ट पूछा गया। पता चला पूरा क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया अलग रेफरेंस से, और फिर आंसर भी लगा दिया, और पता था कि क्वेश्चन अगर आप लोग मतलब पता है सारी चीजें, उसके बाद भी गलत करके आ जाते हैं। तो ये सबसे ज्यादा एक गलत चीज होती है, तो इसके ऊपर हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो यूएई जो है वो करेंटली इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। पहली स्टेटमेंट ये है, यानी कि वर्तमान में जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा जो ट्रेडिंग पार्टनर है, व्यापारी साझेदार वाला, ठीक है। इसी के साथ में जो यूएई है वो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि यूएई इज आल्सो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर डेस्टिनेशन आफ्टर यूएसए, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर अगर एक्सपोर्ट के बारे में आप लोग बात करते हैं। और यूएई इज द 8th लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन इंडिया, ठीक है। यानी कि हमारे देश में काफी लार्ज स्केल पर इन्वेस्टमेंट भी करता है यूएई। तो ये तीसरी बात यहाँ पर बोली गई। तो सही आंसर यहाँ पर क्या है? ए में बोला गया 1 and 2, में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3, डी बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो आप लोग के हिसाब से सही आंसर क्या होगा, इसको अटेम्प्ट कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये बेसिकली पूरी डील जो भी साइन की गई थी, और डिटेल में मैंने आप लोगों से आर्टिकल भी डिस्कस किया था, ठीक है। क्वेश्चन बताइए यहाँ पर एक और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ एनएचआरसी, ठीक है, वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, मान लिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको अपॉइंट करते हैं, पर लेकिन कोई ना कोई तो रिकमेंडेशन देता होगा। जो वो रिकमेंडेशन देने वाला इंसान जो है वो आप लोगों को बताना है। हालांकि वो एक इंसान नहीं है, बहुत सारे इंसान है रिकमेंडेशन देने वाले, तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर बोला गया प्राइम मिनिस्टर जो है वो हेड होते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं, इसी के साथ में चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन इन बोथ द हाउसेज होते हैं। तो सही स्टेटमेंट यहाँ पर कौन सी है? ए में बोला गया 1 2 3, बी में बोला गया 1 2 4, सी में बोला गया 1 3 4, और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर आप लोगों को बताना है। देखता हूं आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में और क्या आंसर आप लोग यहाँ पर देते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। तब तक हम लोग आर्टिकल डिस्कस करते हैं, और वीडियो के एंड में आप लोगों को रिवीजन भी देखने को मिलेगा, उसको भी आप लोग अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। ओके, आगे चलता हूं।
काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये बेसिकली टॉपिक आप लोगों के लिए हो जाता है एजुकेशन के बारे में जब हम लोग बात करते हैं। और आप लोगों को पता है कि एजुकेशन के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो कई सारी डायमेंशन से क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं एग्जाम में, और उनके बारे में आप लोगों को पता भी होना चाहिए। आंसर राइटिंग में अगर आप लोग लिखने बैठते हो तो अगर वो डायमेंशन सारी आप लोगों को पता होगी तो कोई भी दिक्कत आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो क्या क्या पॉइंट है मैं आप लोगों को बताता हुआ चलूंगा। तो जीएस पेपर 2 के अंदर फंडामेंटल राइट्स एजुकेशन जो गवर्नमेंट पॉलिसीज उनके बारे में आप लोग ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, आइए यहाँ पर बात करते हैं क्या क्या पॉइंट है यहाँ पर समझ लेते हैं एक एक कर। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी यहाँ पर एक केस पहुंचा, उस केस में यहाँ पर ये बोला गया कि आज के डेट में जो मदरसा है या फिर वैदिक स्कूल है, ठीक है, तो उनके अंदर में अगर बात करें जो राइट टू एजुकेशन होता है, फ्री एंड जो कंपलसरी एजुकेशन जो यहाँ पर कानून लाया गया था, ठीक है, तो ये बोला गया था कि उनको एक्सक्लूड कर दो। ये जो राइट है यहाँ पर कि बच्चों को 6 से लेकर 14 साल के जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर इनके अंदर भी बेसिकली रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तो उसको यहाँ से हटाने की बात की गई थी। ये माना जा रहा था कि क्योंकि माइनॉरिटी के लिए यहाँ पर ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है और यहाँ पर भी बाहर के बच्चे अगर आ जाते हैं तो दिक्कतें देखने को मिलने लगती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया इस पिटीशन को और साइड में रख दिया उठाकर। ये बेसिकली बात करेंगे पूरा मुद्दा क्या है, तो जो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसके बारे में कुछ बात करूंगा। तो बहुत सारी बातें मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इवन आप लोगों से ये ऐसी चीजें ना कई बार इंटरव्यू में भी पूछ ली जाती हैं, तो अगर आप लोग इनको चीजों को याद रखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर पाओगे और एक अंडरस्टैंडिंग भी आप लोगों की डेवलप होती है जब ऐसा कोई टॉपिक सामने निकल कर आता है। तो मैं आप लोगों को टोटल सही से सारी चीजें एक्सप्लेन करता हुआ चलता हूं ताकि आप लोग चीजों को समझ सके, और कुछ चीज ऐसी लगे जहां पर आप लोगों को यार ये तो नोट डाउन करनी है तो उसको आप लोग नोट डाउन भी कर लेना, क्योंकि अगर नोट डाउन करोगे तो एक बार को नहीं हाथों में को निकल जाती है चीजें। जैसे बुजुर्ग बोला करते थे पुराने की एक बार हाथों में को निकल जाएंगे तो चीजें याद रहेंगी। ठीक है, तो वही वाली चीजें हैं। तो आप लोगों को जहां पर लगे नोट डाउन करने वाली चीजें हैं वहां पर उसको नोट डाउन भी कर लेना और उसको आप लोग रिवाइज करने में भी आप लोगों को फिर आसानी रहेगी। ठीक है, तो एक एक पॉइंट डिस्कस करता हूं क्या क्या बातें की जा रही है जिससे कि आप लोग चीजों को कनेक्ट कर सकें। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जब बात करते हैं राइट टू एजुकेशन के बारे में, तो हमारी कंट्री में यहाँ पर ओरिजिनली राइट टू एजुकेशन के बारे में कोई बात नहीं करता था। यहाँ पर बाद में चीजें आप लोगों को देखने को मिली। बाद में चीजें कब देखने को मिली आप लोगों को पता है, हमारी कंट्री में 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था, संविधान में संशोधन किया गया था, और ये जो संशोधन किया गया था ये 2002 में किया गया था। और संविधान में जब ये संशोधन किया गया तो इसमें कई सारी चीजें जो थी वो यहाँ पर सामने निकल कर आई। सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर चीज सामने निकल कर आई वो आप लोगों को जरूर याद रखना है, वो है फंडामेंटल राइट, जो कि पार्ट 3 में रखे हुए हैं। पार्ट 3 में जब आप लोग जाओगे फंडामेंटल राइट है, इनके मौलिक अधिकार है। इसमें आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक आप लोग को जो मौलिक अधिकार देखने को मिलते हैं, इसमें एक आर्टिकल है इसके बीच में जिसको आर्टिकल 21 बोलते हैं। आर्टिकल 21 के एक के अंदर जब आप लोग जाओगे तो यहाँ पर 6 से लेके 14 साल के बच्चों के लिए राइट टू एजुकेशन का अधिकार यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया कि उनको राइट टू एजुकेशन है, और वो भी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई है, यानी कि इन बच्चों से कोई भी पैसा यहाँ पर नहीं लेना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर मुद्दा बन गया। तो ये जो था एक तरीके से फंडामेंटल राइट बन गया, यानी कि अगर बच्चों को एजुकेशन यहाँ पर नहीं मिल रही है तो इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा, यहाँ पर ये बच्चे जो हैं वो कोर्ट में जा सकते हैं, यानी कि वो एक तरीके से कोर्ट में जाकर बोल सकते हैं कि हमारी एजुकेशन हमको नहीं मिल रही है, तो यहाँ पर कार्रवाई होगी अगर एजुकेशन उनको प्रोवाइड नहीं कराई जाती है। इसी के साथ में यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बात है, जैसे यहाँ पर पार्ट 3 है ऐसे ही पार्ट 4 के अंदर भी चेंज किया गया। पार्ट 4 के अंदर जब आप लोग जाएंगे यहाँ पर तो पार्ट 4 के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा आर्टिकल 51A। 51A क्या है बेसिकली, यहाँ पर आप लोगों को फंडामेंटल ड्यूटीज देखने को मिलेगी। तो फंडामेंटल ड्यूटीज में जो पेरेंट्स हैं उनके लिए ड्यूटीज बना दी गई, और यहाँ पर पहले टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज 10 हुआ करती थी, अब हमारे देश में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हो चुकी हैं। तो उसमें पेरेंट्स को ड्यूटी दे दी है कि आप लोग क्या करना है कि बच्चों को एजुकेशन दिलानी है। तो यहाँ पर बच्चों को एजुकेशन दिलानी है, पेरेंट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी और पेरेंट्स की ड्यूटी बना दी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पेरेंट्स की जब बात बच्चों की जब बात आती है तो पेरेंट्स सबसे पहले यहाँ पर उसके बारे में सोचेंगे। तो ये वाला मुद्दा यहाँ पर देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह कि इस पर्टिकुलर संविधान में जो संशोधन हुआ यहाँ पर, इसने यहाँ पर 2 काफी बड़ी चीजें चेंज की। पहला तो यहाँ पर बच्चों का अधिकार बना दिया, और दूसरा जो माँ बाप की ड्यूटी बना दी कि हाँ दोनों को मिलकर यहाँ पर काम करना है अगर बच्चों को सही तरीके से एजुकेशन देना चाहते हैं तो ये बातें यहाँ पर देखने को मिली। तो इसके चलते अभी यहाँ पर एक रिपोर्ट आई थी जिसको बोलते हैं NCPCR। तो NCPCR के बारे में आप लोगों से बात करूंगा। इसको बोलते हैं नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। तो इसकी जो रिपोर्ट आई थी इसके द्वारा कई सारी बातें बोलेगी। इसके द्वारा बोला गया था कि आज के डेट में जो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, इनके वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो माइनॉरिटीज के लिए बनाए गए हैं, उन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आज की डेट में माइनॉरिटीज ने पढ़कर वहां पर
आप लोगों को ये देखने को मिलेगा वहां पर दूसरे नॉन माइनॉरिटी वाले जो लोग हैं उनके काफी ज्यादा एडमिशन वहां पर हो रहे हैं और उनकी जिंदगी जो है वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा वो चीज को एंजॉय कर रहे हैं, जबकि वो जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो माइनॉरिटीज के लिए बनाए गए हैं। तो ये बोला गया है, यानी कि मान लीजिए कोई मदरसा है, ठीक है, कोई वैदिक स्कूल है, तो नॉर्मली तो माइनॉरिटीज के लिए है। और जब माइनॉरिटी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है तो फंडामेंटल राइट के अंदर जब आप लोग जाएंगे पार्ट 3 के अंदर में, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 के अंदर में, इसके अंदर में आप लोगों को मैंने बोला था कि आर्टिकल 29 और आर्टिकल जो 30 है, यहां पर ये आप लोगों के अधिकार के बारे में बात करते हैं। कौन से अधिकार? जो कल्चर वाले राइट हैं, यानी कि आप लोगों के कल्चरल जो इंस्टीट्यूशन भी अगर आप लोगों ने बना रखा है, कोई मदरसा है या फिर कोई दूसरा स्कूल है जैसे कि वैदिक स्कूल वगैरह कोई हो गए, तो वहां पर आप लोग बेसिकली बच्चों को पढ़ाओगे माइनॉरिटी वाले बच्चों को, क्योंकि माइनॉरिटी के लिए वो चीजें, पर लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ देखने को मिल नहीं रहा है। वहां पर नॉन माइनॉरिटी वाले बहुत सारे लोग आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, जिसकी वजह से दिक्कत निकल कर आती है। तो इसी के चलते यहाँ पर ये बोला गया था कि जो डोमिनेशन हो गया है, नॉन माइनॉरिटी वालों का डोमिनेशन हो गया है, तो माइनॉरिटी तो फिर पीछे छूट जाएगी। तो ऐसे कैसे काम चलेगा? तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा हो गया। कई सारे बच्चों के माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा, सर मैं इतनी देर से माइनॉरिटी बोले जा रहे हैं यार, एक बार माइनॉरिटी के बारे में बता दो। तो इसके बारे में थोड़ी सी हम बातें कर लेते हैं। जब आप लोग बोलते हैं माइनॉरिटी, तो हम लोग जाएंगे यहाँ पर सेंसस 2021 के अंदर में, 21 के नहीं 11 के अंदर में। क्यों? क्योंकि 21 का हम लोग बोल रहे हैं वैसे, पर लेकिन 21 का सेंसस अभी आया नहीं है। वो जो कंप्लीट होगा वो लगभग 2024 से 25 तक आप लोगों को कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा। तो इसलिए जो भी आंकड़ा अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा, वो आंकड़े आप लोगों को सारे सेंसस 2011 के यूज करने हैं। यहाँ पर अगर टोटल हमारे देश की पॉपुलेशन अगर हम लोग मान ले 100 लोग हमारे देश में रहते हैं, तो 100 लोग में से यहाँ पर लगभग आप लोग को 19% लोग जो हैं, 19% के करीब जो लोग हैं यहाँ पर, यानी कि 19.3 के करीब है, फिर 19 बोल लीजिएगा पूरा, फिर मोटे मोटे तौर पर याद रखने के लिए 20% रख लीजिएगा। 20% लोग जो हैं वो आप लोगों को यहाँ पर माइनॉरिटी की कैटेगरी में देखने को मिलेंगे। तो यानी कि ये माइनॉरिटी की जो संख्या है ये आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगी। तो माइनॉरिटी बोला किस किस को जा रहा है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। अगर टोटल यहाँ पर हम लोग बात करेंगे माइनॉरिटी के बारे में, तो जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, अगर सेंसस 2011 के हिसाब से बात करता हूं, तो 14.2 के करीब प्रतिशत आप लोग यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, ठीक है, माइनॉरिटी में। आगे अगर जाएंगे आप लोग यहाँ पर दूसरे नंबर पर आप लोग यहाँ पर क्रिश्चियन नजर आएंगे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये घटाने और बढ़ाने के टाइम पर भी आ सकता है। क्रिश्चियन जो आप लोगों को देखने को मिलेंगे वो लगभग 2.3% के करीब क्रिश्चियन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तीसरे नंबर पर जब आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को सिख देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो सिख की जो संख्या है वो लगभग आप लोगों को 1.7 आप लोगों को यहाँ पर प्रतिशत जो है वो सिख कम्युनिटी की संख्या देखने को मिलेगी। इसी के साथ में फिर यहाँ पर आप लोगों को बुद्धिस्ट नजर आ जाएंगे, ठीक है। जो बुद्धिस्ट की जो संख्या आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी वो मोटे मोटे तौर पर 0.7% के करीब आप लोगों को यहाँ पर नजर आ जाएगी, ठीक है। इसी के साथ में फिर आप लोगों को यहाँ पर जैन देखने को मिल जाएंगे। जो जैन की संख्या है वो लगभग 0.4% तक के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगी। और लास्ट में जो है यहाँ पर आ जाएंगे पारसीज, ठीक है। तो जो पारसीज होते हैं यहाँ पर उसके बारे में आप लोग याद रखते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर इनकी संख्या जो है वो काफी कम है। यहाँ पर अगर बात करें लगभग इतनी आप लोगों को देखने को मिलेगी, कितनी 6 है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 0.006% के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर ये टोटल 6 ऐसी कम्युनिटी है हमारे देश में जो कि माइनॉरिटी का स्टेटस इनको मिला हुआ है। और जो माइनॉरिटी का स्टेटस यहाँ पर हमारे देश में दिया जाता है वो माइनॉरिटी अफेयर जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। ये जो मिनिस्ट्री है ये भी कोई ज्यादा पुरानी नहीं है। अगर आप लोग इसके बारे में जाकर पढ़ोगे तो 2006 में ये नई मिनिस्ट्री बनाई गई थी। और इसके जो मिनिस्टर हैं आज की डेट में वो कौन है? वो है मुख्तार अब्बास नकवी साहब जो हैं, वो आज की डेट में इसके आप लोगों को मिनिस्टर नजर आएंगे, यानी कि मैन आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज आप लोग याद रखने के लिए बोल सकते हैं, अगर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अगर माइनॉरिटी की संख्या आप लोगों को याद रखनी है घटते हुए क्रम में, तो ये क्या हो गया? यहाँ पर MCS हो गया, MCS बीजेपी, ठीक है। तो MCS बीजेपी के नाम से आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं कि इनकी घटती हुई संख्या या फिर बढ़ती हुई संख्या अगर लगाने के लिए एग्जाम में पूछ ले आप लोगों से, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर बताना, वो कंफ्यूजन जो है वो दूर किया जाएगा। ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन पहले ही बन चुका है और आगे भी बन जाएगा। अभी कोई आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले कि लेटेस्ट जो माइनॉरिटी है वो कौन सी ऐड की गई है, तो ये याद रखना, लेटेस्ट माइनॉरिटी जो है वो जैन कम्युनिटी ऐड की गई है। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, किस ईयर में ऐड की गई है लेटेस्ट माइनॉरिटी जो भी जैन कम्युनिटी ऐड की गई है? ये क्वेश्चन का आंसर कम से कम आप लोगों को बताना है ना। तो यहाँ पर नेशनल माइनॉरिटी कमीशन भी आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि इन सब चीजों को मेंटेन रखने का काम करता है।
हमारे देश में, तो ये भी कई बार आप लोगों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और नेशनल माइनॉरिटी कमीशन जो है वो हमारे देश में, याद रखिएगा, वो बेसिकली जो माइनॉरिटी कमीशन एक्ट आया था ना 1992 में, तो उसके हिसाब से यहाँ पर वो कमीशन बनाया गया था और उसका जो हेडक्वार्टर है आप लोगों को वो नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। तो माइनॉरिटी से रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं उनके ऊपर फोकस देकर चलता है, ताकि कल को चलकर अगर कोई भी दिक्कत माइनॉरिटी को फेस करनी पड़ जाए तो उसका सोल्यूशन यहाँ पर निकाला जा सके। और माइनॉरिटी जो कमीशन है यहाँ पर, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी जो है उसके अंदर में आप लोगों को यहाँ पर ये अपना काम करता हुआ नजर आएगा, जो कि आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये वो बेसिक चीजें हैं जिनके बारे में आप लोग याद रखिएगा, जिसके चलते क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया है तो आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, और कहीं ना कहीं आप लोग एक बात और अगर मैं बोलूं आप लोग यहां से, देखिए होता क्या है, प्रोटेक्ट करने की बात को करते हैं। कई सारे बोलोगे क्यों जरूरत है प्रोटेक्ट करने की। देखिए हर एक इंसान के ना अपने खुद के अधिकार होते हैं, खुद की कल्चर है, खुद का रिलीजन है, खुद की चीजों को एंजॉय कर रहा है। अगर यहाँ पर माइनॉरिटी को हम लोग यहाँ पर देश के अंदर नहीं रहने देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो इसलिए जरूरी है यहाँ पर कि किसी की कल्चर है, किसी का रिलीजन है, किसी की लैंग्वेज है, तो उसको प्रोटेक्ट करना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि अगर उनको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो फिर वो खत्म हो जाएगा, और फिर खत्म हो जाएगा तो उससे कोई मतलब रह नहीं जाता है। तो इसलिए जो कमीशन बनाया गया वो इसलिए बनाया गया ताकि यहाँ पर चीजों को मेंटेन रख सके, और कल को चलकर इनके अधिकारों के बारे में, इनके एजुकेशन के बारे में कोई भी चीज होती है तो उनको इंप्लीमेंट किया जा सके। इसलिए आर्टिकल 29 जो है और आर्टिकल 30 जो है वो यहाँ पर इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं, यानी कि माइनॉरिटी कमीशन वगैरह, ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये सारी बेसिक चीजें होगी जो मैंने आप लोगों को बताई है। ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनसे बार बार क्वेश्चन आप लोगों के बन चुके हैं, तो इनको आप लोगों को नोट डाउन कर चल सकते हैं। कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन देखने को नहीं मिलना चाहिए आप लोगों को। अगर कल को कोई कंफ्यूजन होता है तो उसका सोल्यूशन आप लोग देखा करो। ठीक है, तो बेसिकली चीजों को समझो और आगे बढ़ो। अब थोड़ा सा बात करता हूं यहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट, जिसको एनसीपीसीआर आप लोग बोलते हैं। एनसीपीसीआर एक ऐसी बॉडी है जो कि 2007 में सामने निकल कर आई, तो ये काफी इंपोर्टेंट बॉडी है, यहाँ पर 2007 में निकल कर आई यहाँ पर सामने, और यहाँ पर बेसिकली बच्चों के अधिकार के बारे में बात करती है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगी। और बनाई क्या गई थी यहाँ पर, ये 2005 में एक एक्ट आया था जिसको बोलते हैं कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट, तो उसके बेस पर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला। अगर बात करें इसके बेस पर, तो ये बच्चों के अधिकारों के बारे में बात करती है। एक तो इसके बारे में जो संविधान में बच्चों के अधिकार के बारे में बात की जा रही है उनको इंप्लीमेंट करने का काम करती है, और दूसरा यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो यहाँ पर कन्वेंशन है उसको यहाँ पर इंप्लीमेंट करने का ये काम करती है। आप लोगों के माइंड में यार होगा यार बच्चों के कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जो संविधान में लिखे हुए हैं। अभी जो राम कहानी सुनाई है मैंने, ये सारे बच्चों के तो अधिकार हैं, उनको एजुकेशन के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। 6 से लेकर 14 साल के जो बच्चे उनके एजुकेशन प्रोवाइड कराना। इसी के साथ में एक और आर्टिकल आप लोग याद रख सकते हैं जो कि काफी इंपोर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 24। वो क्या करता है यहाँ पर, वो चाइल्ड लेबर के बारे में बात करते हैं, यानी कि जो बच्चे होते हैं ना, बच्चों को बेसिकली लेबर के पॉइंट ऑफ से जब हम लोग बातें करते हैं तो चाइल्ड लेबर के बारे में यहाँ पर वो बातें करते हैं कि बच्चों को लेबर के धंधे में नहीं धकेलना है। तो ये आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो काफी इंपोर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन बन जाए तो आप लोग उसके बारे में याद रख सकते हैं। ठीक है, कि बच्चों से रिलेटेड अधिकार कौन से उसमें हो गए, तो ये समझ में आ गया ना आप लोगों के लिए यहाँ पर, तो इस तरीके से समझ सकते हैं। बाकी बच्चों को एजुकेशन मिलनी चाहिए। ठीक है, इसी के साथ में उनका बचपना जो है वो सही से गुजरना चाहिए, बेसिक जो नीड होती है वो उनको मिलनी चाहिए, उनकी लाइफ जो है वो सही से चलनी चाहिए, इनकी कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज उनके आसपास हो रही है और बच्चों को जो है उनके अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं। तो इसके चलते इंटरनेशनल लेवल पर भी इनके लिए प्रॉपर प्रोविजन बनाया गया है, क्योंकि बच्चा देखिए पढ़ेगा तभी तो बच्चा आगे बढ़ेगा, और बच्चा आगे बढ़ेगा तो विदेश आगे बढ़ेगा। तो ये कुछ ऐसी चीजें जो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसी के चलते हमारी कंट्री में राइट टू एजुकेशन के बारे में मैंने पूरी कहानी आप लोगों को बताई थी, इसके इंप्लीमेंट करने की कोशिश इसके द्वारा की जाती है। और दूसरा यहाँ पर बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस, ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इसको इंप्लीमेंट किया जाता है यहाँ पर इन सब मुद्दों के थ्रू, ताकि बच्चों को जो है वो उनके अधिकार यहाँ पर प्रोवाइड कराए जा सके। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं यार जिनको आप लोगों को याद भी रखना है। और वैसे देखिए एग्जाम तो चलो सही है अपनी जगह, एग्जाम में आएगा आप लोग इन सब चीजों को लिख दोगे, वो सारी चीजें समझ में आती है, पर लेकिन एग्जाम के अलावा भी आप लोगों को इनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीजें हैं जो कि आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये आर्टिकल जो था, एक सेकेंड रुक गया यार, ये आर्टिकल जो था जो हिंदुस्तान टाइम्स में काफी अच्छे से कवर किया गया कि रिलीजियस स्कूल जो है वो आरटीआई के एम्बिट में आ रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की प्ली पहुंची वहां पर, उसके चलते यहाँ पर बातें बोली गई। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली सारे माइनॉरिटी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वहां पर माइनॉरिटी कम्युनिटी ये बोल रही है कि नाम के लिए हमारे इंस्टीट्यूशन रह गए, यहाँ पर सारे जो यहाँ पर बाहर के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हमारा अधिकार का यहाँ पर हनन हो रहा है। ठीक है, हालांकि अगर बात करें एक्ट जो है जब ये बनाया गया यहाँ पर, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट लेकर आए थे 2009 में, उस एक्ट में यहाँ पर ये बोला गया कि लगभग 25% जो है वो यहाँ पर रिजर्वेशन होना चाहिए जो डिसएडवांटेज सेक्शन है। डिसएडवांटेज सेक्शन यानी कि जैसे एससी हो गया, ठीक है, इसी के साथ में एसटी हो गया, या सोशली जो बैकवर्ड क्लासेस है, या डिफरेंटली एबल सेक्शन है,
यानी कोई नहीं कोई ऐसा बच्चा है जो कि यहाँ पर बेसिकली जिसके हाथ पैर में कहीं पर कोई दिक्कत है, तो उनको यहाँ पर इसके अंदर इंक्लूड करने की बात की गई थी, क्योंकि आर्टिकल 21 जो है उनको भी तो अधिकार देता है ना कि उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो इसलिए 86वां संविधान में संशोधन भी किया गया था 2002 में, और अब यहाँ पर आर्टिकल 21A के तहत उनको अधिकार मिल भी गया। पर लेकिन यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये तो चलो बच्चों की आप लोग इनकी बात कर रहे हैं, पर उन बच्चों के बारे में कौन सोचेगा जो कि 29 के तहत और 30 के तहत जिनके अधिकार हैं, उनके अधिकार के बारे में तो आप लोग बात ही नहीं कर रहे हो। यानी कि जो माइनॉरिटी वाले बच्चे हैं उनको अधिकार नॉर्मली मिलने चाहिए थे, और दे आप लोगों ने सबको दिए यहाँ पर, तो ये गलत चीजें हैं। माइनॉरिटी वाले बच्चों को जितने अधिकार मिलने चाहिए थे उतने नहीं मिल पा रहे हैं, उनकी सीट जो है वो बाहर के बच्चे यहाँ पर भर दे रहे हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ कई सारी बातें की जा रही है। एक तो यहाँ पर अगर बात करें सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये कि कई सारे लोग ये कहते हैं ऐसा होना चाहिए, कई सारे लोग बोलते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। जो ये बोलते हैं ऐसा होना चाहिए उनका ये मानना है कि यार हमारा देश ना एक काफी डाइवर्स कंट्री है, अगर हम लोग इस तरीके से डिवाइड कर चलेंगे तो और ज्यादा डिवीजन देखने को मिलेगा, जो कि गलत चीजें यहाँ पर निकल कर आती है। और कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा ये कहता है कि यूनिटी और इंटीग्रिटी और ब्रदरहुड हमारा होना चाहिए, यानी कि मिलजुल कर रहना है, भाईचारे के साथ में रहना है। हमारा तो संविधान भी यही बातें बोलता है यार, तो फिर हम लोग उसके हिसाब से काम क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये वाली बातें यहाँ पर समझाने की कोशिश की जा रही है, यानी कि मुद्दे यहाँ पर इस तरीके से हम लोग को लेकर चल रहे हैं ताकि हमारा समाज जो है वो एक अच्छे लेवल पर हम लोग काम कर सके। तो वो ज्यादा तरीका होगा, मिलजुल कर रहेंगे तभी तो हम रहेंगे एक साथ में, तभी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो आर्टिकल 21 जो है वो यहाँ पर ऐसा कोई भेदभाव करता ही नहीं, वो तो सब बच्चों के लिए हो गया यहाँ पर, 6 से लेकर 14 साल के बच्चे, अब चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के क्यों ना हो। तो इसलिए उसको इंप्लीमेंट किया गया था राइट टू एजुकेशन के तहत। पर लेकिन माइनॉरिटी वाले जो यहाँ पर ये मुद्दा उठा रहे हैं तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर भी फिलहाल के लिए साइड में कर दिया है। आप लोग की क्या राय है, ये गलत हुआ या फिर सही हुआ? आप लोग अपनी राय इसके बारे में लिख सकते हैं, और टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया, कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आर्टिकल है आप लोगों के सामने यहाँ पर ये जीएस पेपर 2 या 3 के अंदर आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं, और एग्रीकल्चर के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। ये आर्टिकल काफी डिटेल में कवर किया गया। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, अगर हम लोग अपनी पढ़ाई के बारे में बात करते हैं तो ये सोर्स जो है इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। आखिर न्यूज में क्या है और किसके बारे में हम लोग बात करेंगे, तो वो चीजें हम लोग समझ लेते हैं। बेसिकली एग्रीकल्चर जो कि हमारी कंट्री में जिसके ऊपर बात करें तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस, जिसको एआईडी आप लोग बोलते हैं। एआईडी क्या होता है, यानी कि हम लोग को अपनी जो बेसिकली एग्रीकल्चर है यानी कि जो खेती है उसमें ढांचागत विकास अगर हम लोग को करना है तो उसको करने के लिए ढांचागत विकास को उसके लिए एक सेस लगाया जाता है, एक तरीका टैक्स लगाया जाता है ताकि हम लोग अपनी खेती में विकास कर सकें। और यहाँ पर ये किसके ऊपर लगाया गया, ये क्रूड पाम ऑयल के ऊपर लगाया गया। क्रूड पाम ऑयल मतलब जो कच्चा पाम का तेल है उसके ऊपर यहाँ पर लगाया गया। जैसे मैं आप लोगों को क्रूड ऑयल के बारे में बात करता हूँ ना, जब भी हम लोग बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं कि कच्चा तेल बाहर से खरीद कर लेकर आ गए, फिर उसमें से हम लोगों ने पेट्रोल निकाल लिया, फिर उसमें से ग्लिसरीन निकाल लिया, डीजल निकाल लिया, मिट्टी का तेल निकाल लिया, कच्चे तेल में से ये सारे इस तरीके के प्रोडक्ट हम लोग निकालते हैं जिनको पेट्रोलियम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये तो आप लोगों को पता है। उसी तरीके से कच्चे पाम ऑयल के बारे में बात करें, ना कि रिफाइंड पाम ऑयल के बारे में, तो उसके ऊपर जो सेस लग रहा था वो 7.5 लग रहा था, उसको बढ़ाकर 5 कर दिया है, यानी कि 7.5 से 5 कर दिया है, यानी कि 2.5% की यहाँ पर छूट दे दी गई है इस पर्टिकुलर तेल के ऊपर। तो इससे यहाँ पर काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि कच्चा तेल के बारे में बात की जा रही है। तो समझेंगे काफी डिटेल में, बहुत सारी बातें इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा और आप लोग इसको कनेक्ट भी कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो ये काम किया गया, ये किया गया किसके थ्रू, यहाँ पर ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस को घटाकर किया गया है। तो सबसे पहले तो इस सेस के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। इस सेस के बारे में तो आप लोगों को तब बताऊंगा, यहाँ पर ये एक स्पेशल पर्पज टैक्स है, पर इससे पहले सेस क्या होता है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कल को चलकर जैसे आप लोगों की नौकरी लगती है, या फिर आप लोग जो नौकरी कर भी रहे होंगे वो भी इसको बात को कनेक्ट कर सकते हैं कि जैसे सैलरी मान लीजिए 50,000 आप लोग की आ रही है। ठीक है, तो 50,000 जो भी आप लोग की सैलरी है उस पर आप लोग जो टैक्स पे कर रहे हैं, या फिर एक बच्चा कह रहा है एक दिन मैंने लिख दी सैलरी 10,000, तो कह रहा है सर सैलरी अच्छी बता दिया करो। ठीक है, चलो ठीक है, 1 लाख सैलरी कर दी। ठीक है, अब सही है, तो 1 लाख सैलरी आप लोगों की आ रही है। तो 1 लाख सैलरी अगर आप लोगों की आ रही है और इस पर मान लीजिए इनकम टैक्स जो है वो आप लोग यहाँ पर 10% पे कर रहे हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 10,000 रुपए आप लोगों ने इनकम टैक्स जो है वो यहाँ पर पे कर दिया 1 लाख के ऊपर में। अब यहाँ पर जो इनकम टैक्स पे कर दिया है, ये इस इनकम टैक्स के ऊपर यहाँ पर आप लोगों को सेस लगेगा बेसिकली। ठीक है, इनके सेस जो होता है वो टैक्स ऑन टैक्स होता है, तो ये याद रखेगा। तो इसके ऊपर लगेगा, तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप लोगों को उसी के ऊपर लग जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, यानी कि कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है। यहाँ पर ये टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगता है उसके ऊपर ये सेस लगता है। समझने के तौर पर जैसे उदाहरण वही ले लेता हूं कंटिन्यू, जैसे 5% कर दिया है, तो यहाँ पर 10,000 का अगर 5% आप लोग निकालोगे तो 500 रुपए आप लोगों को यहाँ पर निकल कर आएगा।
तो 500 रुपए अब आप लोगों को पूरा टैक्स कितना पे करना है, तो आप लोगों को जो टैक्स पे करना है वो 10,500 रुपए पे करना है, क्योंकि 10,000 रुपए तो आप लोगों के इनकम पे लग गया था टैक्स, ठीक है, और 500 रुपए सेस लग गया, तो 10,500 रुपए आप लोग पे करोगे। तो ये जो ऊपर के 500 रुपए आप लोगों ने दिए हैं, ये एग्रीकल्चर में, इनकी खेती में ढांचागत विकास करने के काम आएंगे, किसानों के डेवलपमेंट के लिए काम आएंगे। ये बातें यहां पर बोली जा रही है। तो पहले 7.5 था, अब घटाकर इसको 5 कर दिया है। ये यहां पर चीजें देखने को मिल रही हैं। इतना समझ में आ गया। यहां पर हमारी कंट्री में जब आप लोग टैक्स के बारे में बात करते हैं तो एक तो स्लेब होती है, स्लेब रेट बोलते हैं ना, कि जैसे मान लीजिए 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है, 5 लाख तक इतना देना है, फिर ऊपर चाहोगे तो 7.5 लाख तक इतना देना है, 10 तक इतना देना है। तो इनकम टैक्स स्लेब होती है, वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। फिलहाल की क्या है आप लोग जाकर एक बार चेक कर लेना। तो वो स्लेब होती है जिनको बोलते हैं कि रेट को डिवाइड कर दिया गया है, यानी कि जितना अमीर इंसान होगा उतना ही ज्यादा यहाँ पर बेसिकली वो टैक्स पे करेगा स्लेब के बेस पर, जो स्लेब डिवाइड की गई है, ठीक है। आगे चलते हैं। सेस मैंने बता दिया, एडिशनल कलेक्टेड फॉर द स्पेसिफिक पर्पज, यानी कि किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए जो एडिशनल कलेक्शन किया जाता है तो वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। अब सेस हो गया। सरचार्ज क्या होता है फिर? ये सरचार्ज एक तरीका एडिशनल टैक्स होता है, यानी कि एडिशनल टैक्स होता है जो बेसिकली चार्ज किया जाता है जब इनकम जो है वो एक स्पेसिफिक लेवल से ऊपर चली जाती है किसी इंसान की। मान लीजिए 1 लाख रुपए, चलिए समझ में आ रहा है आप लोग कमा रहे हैं महीने के, पर पता चला आप लोग महीने के 1 करोड़ रुपए कमाने लगे, तो कैसा रहेगा? अगर इतना पैसा कमाने लगोगे तो लगभग 30% करीब जो है वो सरकार ले जाएगी, यानी कि लगभग आप लोग का 30 लाख रुपए जो है वो सरकार लेकर चली जाएगी अगर इतना पैसा यहां पर इंसान कमाना स्टार्ट कर देता है। तो एक स्पेसिफिक जो पैसे से ज्यादा, अगर ज्यादा पैसे इंसान कमा रहा है तो सरकार भी फिर अपनी झोली भरने का काम यहां पर करने लगती है। तो उसके ऊपर अगर कोई टैक्स लगाया जा रहा है कि हाँ 30, अगर 1 लाख से, अगर 1 करोड़ से ऊपर कमा रहे हैं तो इतना पैसा आप लोगों को देना पड़ेगा एक्स्ट्रा, तो वो यहां पर हो जाते हैं। अब जो सरचार्ज होता है ना, ये आप लोग कहीं पर भी यूज कर सकते हो, ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा जो मैं बता रहा हूं अभी। सरचार्ज कहीं पर भी यूज कर सकते हो, पर सेस जिस पर्टिकुलर पर्पज के लिए लगाया गया है उसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए यूज करोगे। अब वो पर्पज कुछ भी हो सकता है, एजुकेशन के लिए सेस लगा दिया, ठीक है, या फिर हेल्थ के लिए सेस लगा दिया, या फिर इन्वायरमेंट के लिए सेस लगा दिया, या फिर एग्रीकल्चर के लिए सेस लगा दिया। इवन जीएसटी का जो कंपनसेशन राज्य को दिया जा रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो भी सेस से इकट्ठा किया जा रहा था कि सेस लगा देते हैं और यहाँ पर पैसा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आप लोग, इतना यहां तक। आगे चलता हूं। अब यहां पर बात करते हैं एआईडीसी के बारे में। एआईडीसी जो है यहाँ पर, इसको बेसिकली अगर आप लोग देखोगे ढंग से तो सेक्स है, एक तरीका सेस है यहाँ पर, ये जो कि यहाँ पर स्पेशल पर्पज टैक्स जिसको यहाँ पर बोला जाता है, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए लगाया गया है, तो हो गया ना स्पेशल पर्पज। तो ये जो फंड है यहाँ पर, ये जो रेज किया जाता है बेसिकली फाइनेंस करने के लिए, अगर कल को ढांचागत विकास करना है हमको खेती बाड़ी के अंदर में, तो उसके लिए यहाँ पर इसको यूज किया जाएगा। तो प्रोडक्शन बढ़ेगा हमारी खेती का, प्रोसेसिंग, मान लीजिए हम लोग क्या करना है, कोई प्लांट लगाना है। प्लांट कैसे लगाना है कि गेहूं उसमें डालो और वो आटा बनाएगा, ठीक है, एक तरीके से उसको नहीं, एक तरीके से जो उसको पीस कर छोटा छोटा वो उसमें कर तो एक तरीके से आटा बनाकर यहाँ पर लेकर आएगा। तो उससे क्या होगा, एक पूरा एक कंपाउंड प्रोसेसिंग चलती है आप लोगों को नजर आएगी, एक कंबाइंड प्रोसेसिंग चलती है आप लोगों को नजर आएगी, जिसमें चीजें आप लोगों को सही तरीके से देखने को मिल सकती है। तो इसके चलते यहाँ पर क्या रहेगा, काफी ज्यादा फायदा रहेगा। और यहाँ पर जो सेस अगर घटा दिए यहाँ पर, अब आप लोग ये समझिए सेस जो था 7.5 था, 7.5 से घटाकर 5 कर दिया है। अब मान लीजिए पहले हम लोग जितना तेल खरीद कर बाहर से लेकर आ रहे थे उस पर 7.5 लग रहा था, क्योंकि कच्चा तेल खरीद कर लेकर आ रहे हैं, पर लेकिन अब और ज्यादा तेल आएगा क्योंकि टैक्स कम लग रहा है, तो और ज्यादा हमारे देश में इसकी खपत बढ़ेगी और डोमेस्टिकली हम लोग उसको अच्छे से यूज कर पाएंगे, क्योंकि उसके जो प्राइस हैं अब उनमें आप लोगों को यहाँ पर फर्क नजर आएगा थोड़ा सा पहले के कंपेयर में, ठीक है। तो उसके चलते आप लोग यहाँ पर देखते हैं, और ऐसा भी करना पड़ा इसलिए क्योंकि ऑलरेडी पाम ऑयल के प्राइस जो है वो आसमान छू रहे थे। तो यहाँ पर लोग जो है उसके ऊपर बेसिकली मीम्स बना रहे थे, लोग जो है काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे कि गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं, हाँ तो हम बर्बाद हो जाएंगे इस तरीके से अगर चीजें बढ़ेंगी। तो ये सारी बातें यहाँ पर देखने को मिल रही थी। पाम ऑयल जो है यहाँ पर, अगर यहाँ पर अब इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे अब रिड्यूस कर दिया गया एग्रीकल्चर से, ठीक है, तो एक तरीके से इंपोर्ट टैक्स में जो गैप है वो आप लोगों को एक अलग तरीका देखने को मिलेगा। जैसे कि क्रूड पाम ऑयल जो होता है और रिफाइंड पाम ऑयल जो होता है वो दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, यानी कि जब तेल को हम लोग रिफाइंड कर लेते हैं, एक तो हो गया, एक हो गया कच्चा तेल, तो वो अलग अलग देखने को मिलेगा। तो दोनों के बीच में जितना गैप बढ़ेगा ना उतना ही ज्यादा डोमेस्टिक इंडस्ट्री को फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसको समझने के लिए आप लोगों को मैं थोड़ा सा उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कच्चा तेल जो है वो घर से, बाहर से हम लोग खरीद कर लेकर आए, ठीक है, बाहर से खरीद कर लेकर आए, उसके ऊपर जो टैक्स है वो हम लोगों ने 5% कर दिया, ठीक है। तो बाहर से कच्चा तेल जो है वो भरमार मात्रा में हमारे देश में आएगा, ठीक है, पर लेकिन अगर बात करें जो रिफाइंड जो तेल है हमारे देश में, ठीक है, उसके ऊपर टैक्स जो है वो ऐसा का ऐसा ही है। तो यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों के बीच में गैप आप लोगों को बढ़ता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि डोमेस्टिक जो रिफाइनरी इंडस्ट्री है, ठीक है, तो वो ज्यादा से ज्यादा क्रूड ऑयल तो इनफैक्ट इंपोर्ट करेंगे, ठीक है, पर लेकिन उनको यहाँ पर जब ये एक्सपोर्ट कर रही है तो उनको भी काफी ज्यादा प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिलेगा, और थोड़ा सा कस्टमर पर भी यहाँ पर ये फिर इसका डिस्काउंट दे सकता है, थोड़ा सा कस्टमर के लिए प्राइस जो है वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री में भी डाउन होता हुआ नजर आएगा। जैसे कि यहाँ पर ये रिफाइंड करेंगे तो कच्चा सस्ता मिल गया,
तो ये फिर सामने से और सस्ता दे देंगे। तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं। तो प्राइस को स्टेबल करने का भी तरीका आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हैं, जब कोई ऐसा स्टेप यहाँ पर उठाया जाता है। तो इससे क्या होगा, इससे हमारे देश में जो तेल है उसका सस्ता प्राइस हो जाएगा, और जो घरों में हम लोग खाना बनाते हैं जैसे कि जैसे कि क्रूड ऑयल आप लोग यूज करते हो पेट्रोल डीजल के लिए, इसी तरीके से कच्चा तेल हो गया, सनफ्लावर का हो गया, या फिर यहाँ पर क्रूड पाम ऑयल हो गया, ये सारी चीजें, सोयाबीन का तेल हो गया, ये हम लोग खाने वाने के लिए यूज करते हैं। तो अगर कच्चा तेल कम हो जाएगा तो उसमें भी हम लोग काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। होगा कि नहीं होगा, आप लोग खुद सोच कर देखिए एक मिनट के लिए। तो गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसे कैसे स्टेप उठाती है सब चीजें। अगर गवर्नमेंट पे यहाँ पर अगर कोई एक लिमिटेशन लगानी होती है कि बाहर से आप लोगों को बेसिकली 5, यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर कि आप लोगों को 500 लीटर ही यहाँ पर बाहर से मान लीजिए ये बोलते हैं कि लेकर आना है, ठीक है, क्रूड पाम ऑयल। तो अगर कोई ऐसा ये इसके ऊपर कोई टैक्स, अगर कोई ऐसा प्रतिबंध लगाते हैं, कोई कंडीशन अगर ऐसी कोई लगाई जाती है, तो याद रखिएगा ये होता है इसेंशियल कमोडिटी एक्ट। एक एक्ट होता है हमारे देश के अंदर में जो कि 1955 में आया था। तो उसके बेस पर इनके द्वारा इसेंशियल कमोडिटी का जो प्राइस होता है अगर ज्यादा बढ़ गया घट गया उसको मेंटेन करने का काम किया जाता है, ठीक है, ताकि अनफेयर प्रैक्टिस ना देखने को मिले। कई बार लोग क्या करते हैं, काला बाजारी कर लेते हैं। मार्केट में तो तेल आप लोग को देखने को मिलेगा, पर वो अपने गोदाम में भर के रख देंगे उसको। तो गोदाम में भर के रख दिया, भाई साहब प्राइस बढ़ गया, फिर गोदाम से निकाल दिया। तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। तो इसेंशियल जो कमोडिटी एक्ट है 1955 का, उसके तहत आप लोगों को ये सारी चीजें देखने को मिल जाएगी, जो कि आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो अनफेयर प्रैक्टिस है यहाँ पर, ये अनफेयर प्रैक्टिस को यहाँ पर कम करने का काम करता है, एक तरीके से उसको खत्म करने का काम करता है, जो कि आप लोग यहाँ पर समझिएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन हो तो उसको दूर कर आप लोग को आगे बढ़ना है। अब यहाँ पर नेशनल एडिबल ऑयल पाम मिशन है, जिसके बारे में आप लोगों से बात की, जिसको NMEO भी आप लोग बोलते हैं। तो एक तो सेल्फ रिलायंट हम लोग बन जाएंगे, अपने ही देश में अपना ही तेल होगा खाने वाला, तो अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। और इन्वेस्टमेंट जो है 11,000 करोड़ के करीब लास्ट 5 ईयर में यहाँ पर देखने को मिला है, जिससे काफी ज्यादा फायदा हमारे देश में देखने को मिल रहा है। एडिबल जो ऑयल कंपनी है इंडिया के अंदर में, ठीक है, 2 मेजर फीचर आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर इसके अंदर बेसिकली डेवलपमेंट के सेक्टर में अगर बात करें कि हम लोग को टेक्नोलॉजी जो मिशन ऑन द ऑयल सीड इन 1986 में हम लोग लेकर आए थे, ताकि नेशनल, इसको आगे चलकर मिशन जो हम लोगों ने कन्वर्ट किया नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड, और इसी के साथ में पाम ऑयल, ठीक है, ये 2014 में किया। यानी कि 1986 में ये था मिशन, और 2014 में हम लोगों ने इसका नाम ये कर दिया। इसी के साथ में नेशनल फूड सिक्योरिटी के बारे में भी आप लोगों को पता है, और इसी के साथ में जो गवर्नमेंट है उससे कई सारे एफर्ट भी रहते हैं कि ताकि हमारे देश में भी हम लोग इनको उगा सकें और एक तरीके से चीजों को ढंग से लेकर चल सके। तो एक तो हो गया यहाँ पर क्या हो गया, हम लोगों को इसको फोकस देकर चलना है, किस तरीके से हमारी कंट्री में जो है हम लोग उससे ढंग से चीजों को यूटिलाइज कर पा रहे हैं। टेक्नोलॉजी वगैरह एक जो एक्ट था उसको कन्वर्ट किया, ताकि अपनी कंट्री में हम लोग प्रॉपर वे में प्रोड्यूस कर सके चीजों को, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात जो यहाँ पर बोली जा रही है वो यहाँ पर बोली जा रही है किसके बारे में, कि प्रोग्राम ऑफ लिबरलाइजेशन। इससे क्या होता है, देखिए लिबरलाइजेशन का मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो है वो अपना कंट्रोल कम कर देती है और मार्केट को ओपन करने लगती है। मार्केट को ओपन करने का मतलब क्या होता है, मार्केट में जितनी डिमांड होगी उतनी ही सप्लाई चलेगी, और डिमांड और सप्लाई जहां तक मैनेज रहेगी, प्राइस जो है वो अपने आप मैनेज रहेगा, तो ज्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। तो एक बैलेंस बनाने की कोशिश की जाती है दोनों के बीच में। ये यहाँ पर इस तरीके से चीजें निकल कर आने लगती है। फिर तो जितनी डिमांड होगी उतना सप्लाई कर दो तो प्राइस स्टेबल रहेगा, सप्लाई कम हो जाएगी तो प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है। येलो रिवॉल्यूशन के बारे में आप लोग याद रखिएगा। येलो रिवॉल्यूशन जो है यहाँ पर बेसिकली ये इंक्रीज करने की बात करता है प्रोडक्शन ऑफ द एडिबल ऑयल, यानी कि देश के अंदर में जो एडिबल ऑयल है उसका प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। तो ये येलो रिवॉल्यूशन यहाँ पर निकल कर आता है, काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जो कि आप लोग समझ सकते हैं। खरीफ स्ट्रेटजी जो है 2021 फॉर ऑयल सीड, इसके बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा। 6.37 लाख हेक्टेयर एरिया जो है वो ऑयल सीड के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो 0.26 लाख क्विंटल के करीब ऑयल सीड जो है एडिबल ऑयल जो है उसका अमाउंट 24 के करीब हमारी कंट्री में आप लोगों को देखने को मिला जब यहाँ पर इसके बारे में आप लोग बात करते हैं, ठीक है। तो एडिशनल चीजों को बढ़ाया जा रहा है देश के अंदर में, ताकि चीजें अच्छे से हमारे देश में देखने को मिलने लगी। देखिए आजकल में ना बात करें, कई तरीके के तेल होते हैं। सरसों का तेल नॉर्मली हमारी साइड में जो है सरसों का तेल काफी हद तक यूज किया जाता है, ठीक है। सरसों का तेल हो गया, फिर गोले का तेल हो गया। इसी के साथ में अगर बात करें अलग अलग एरिया में अलग अलग तेल आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसी के साथ में जहां राइस चावल ज्यादा होते हैं तो वहां पर उसमें से भी तेल निकाला जाता है। आप लोग जो भूसा होता है ना उसके भूसे में से भी तेल निकलता है, ठीक है। और कई सारे और होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने ग्राउंड नट हो गया, ठीक है, उसमें से तेल निकाल लिया। सोयाबीन हो गई, मस्टर्ड सरसों मैंने आप लोगों को बताया थी, सनफ्लावर हो गया, कस्टर्ड ऑयल का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, अखरोट का ऑयल निकाला जाता है, कोकोनट का ऑयल निकाला जाता है, ठीक है। तो वो सारी ऐसी चीजें जिनमें से ऑयल निकाला जाता है। तो ये सारे जो ऑयल के सोर्सेज हैं कहीं ना कहीं हम लोग यूज करते हैं और बहुत सारे दवाइयों में भी यूज करते हैं। तो इसलिए फोकस देने की जरूरत है। तो हम लोग को यहाँ पर अगर हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी, पर लेकिन जब तक सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो रहे हैं तब तक तो यार दिक्कत ही दिक्कत है। तो इसलिए फोकस करना जरूरी है।
अब हम लोग अपने देश में सेल्फ सफिशिएंट क्यों नहीं है, उसके चलते बहुत सारी दिक्कत आप लोगों को देखने को मिलेगी। सबसे पहले तो माइक्रो इरिगेशन यानी कि इरिगेशन की फैसिलिटी प्रॉपर वे में नहीं है, बहुत ही छोटे छोटे पैचेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। क्वालिटी ऑफ सीड हमारे देश में यानी कि जो बीज होती है उसकी क्वालिटी अच्छी देखने को मिलेगी। बीज भी है तो हमारी कंट्री में मार्केटिंग ढांचा नहीं है, यानी कि रॉ मटेरियल तो आ गया पर लेकिन उससे प्रॉपर तेल नहीं निकाल पा रहे हैं। और गवर्नमेंट भी कोई ऐसा ज्यादा सपोर्ट करती नहीं है जिसकी बेस पर कुछ चीजें अच्छी हो। वो तो अब थोड़ा सा चीजें सुधर गई हैं जिसकी वजह से चीजें थोड़ी सी इंप्रूव हो गई हैं, वरना अब तक अगर आप लोग देखोगे गवर्नमेंट ने भी कोई ज्यादा इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया नहीं है। इसके चलते कई बार ये बातें आती थी कि यहाँ पर इन चीजों पर अच्छे से फोकस देकर चलना चाहिए, कि चीजों को ढंग से लेकर चलना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे आप लोगों को टाइम टू टाइम देखने को मिलते रहते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ जो कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अगर आप लोग बात करेंगे तो टोटल डोमेस्टिक जो डिमांड है ना एडिबल ऑयल की, वो लगभग 250 लाख मीट्रिक टन पर ईयर आप लोग को देखने को मिलेगी। ये जो डिमांड है इसमें से 60% जो आप लोग बात करेंगे हम लोग अपनी कंट्री में जो खरीद कर खा रहे हैं बेसिकली, तो बाहर से खरीद कर लेकर आ रहे हैं हम लोग, यानी कि हम जो काम कर रहे हैं 60% जो है वो बाहर से लेकर आ रहे हैं, अपने देश में काम चला पा रहे हैं, तब जाकर चीजें देखने को मिल रही है। पाम ऑयल जो है क्रूड प्लस रिफाइनरी जो इंपोर्ट किया जा रहा है 60%, तो टोटल एडिबल ऑयल जो इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसका 54% जो है इंपोर्ट हम लोग इंडोनेशिया और मलेशिया से कर रहे हैं, जहां पर काफी लार्ज स्केल पर यहाँ पर इन चीजों की खेतीबाड़ी की जाती है। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इसलिए काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है जब चीजों को हम लोग इस तरीके से देखते हैं, तो इसके बारे में एक मोटा मोटा आइडिया कम से कम आप लोग को होना चाहिए। कल को अगर क्वेश्चन बन जाए तो ये क्या क्या है, तो मैंने सारी बातें आप लोग को इसलिए बता दी बेसिक तरीके से, ताकि कोई कंफ्यूजन इस टॉपिक को लेकर आप लोगों के माइंड में न हो, ठीक है। तो क्या क्या देख लिया हम लोगों ने, कोई कंफ्यूजन है तो बताइएगा। ये जो टॉपिक अलग से मैंने बताया यहाँ पर इनकम टैक्स, सेस, स्लेब और ये आप लोग कम से कम इसको कंप्लीट कर लीजिएगा अच्छे से। इसको लेकर आप लोगों के मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पूरा टॉपिक हो गया, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये बेसिकली इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का हो जाता है बायोडायवर्सिटी और इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ से, और जीएस पेपर 3 के साथ में आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी के बारे में बात करें तो उसके द्वारा एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत की गई, जिसमें यहाँ पर अगर कोई भी शोर यानी कि नॉइस वगैरह, कोई आग ब्लेज वगैरह या फिर मिसमैच यानी कि बेमेल जो चीजें होती हैं उसके बारे में यहाँ पर ये नाम दिया गया। यानी कि एनुअल ये फ्रंटियर जो रिपोर्ट है, ये टाइटल है उसका नॉइस ब्लेजेस और इसी के साथ में मिसमैच, किसकी है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनईपी की रिपोर्ट है। तो ये कहां से निकला आर्टिकल, तो यहाँ पर ये बिजनेस स्टैंडर्ड के द्वारा काफी अच्छे से यहाँ पर ये आर्टिकल कवर किया गया, तो उसी के बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखिए कोई भी आर्टिकल हो उसकी बेसिक अगर एक बार आप लोगों को पता चल जाएगा तो फिर लंबे समय तक आप लोग चीजों को याद रख पाएंगे। और इन्वायरमेंट से रिलेटेड अगर किसी रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं तो उसके बारे में आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए। जो डॉक्यूमेंट है वो लगभग रिलीज किया गया 10 डेज यानी कि 10 दिन पहले यूनाइटेड नेशन जो असेंबली है उसके द्वारा, तो उसके चलते यहाँ पर कई सारी बातें सामने निकल कर आई। खासकर 3 मुद्दे तो काफी ज्यादा यहाँ पर देखने को मिले। 3 मुद्दों में एक तो था यहाँ पर अर्बन नॉइस पोल्यूशन, यानी कि जो शहरों में टीपीपी होती रहती है ना, गाड़ी चलती रहती है, आप लोगों ने कई बार सुना होगा, तो उसकी वजह से जो पोल्यूशन फैलता है उसको बोलते हैं अर्बन नॉइस पोल्यूशन, ठीक है। इसी के साथ में वाइल्ड लाइफ जो फायर होती है, जंगलों में आग लग जाती है, ठीक है। और तीसरा यहाँ पर हो गया फिनोलॉजिकल शिफ्ट। तो ये फिनोलॉजिकल शिफ्ट क्या होता है, इसके बारे में मैं आप लोगों को जब यहाँ पर ये बेसिकली डिस्कस करूंगा इसको बता दूंगा। एक तरीके से अगर समझने के लिए आप लोग बोले तो इसको थोड़ा सा उस तरीके से समझ सकते हैं यहाँ पर कि जैसे मान लीजिए आज की डेट में आप लोग किसी पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या क्या चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। कई बार जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से क्या रिजल्ट आ रहा है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, तो इस तरीके के जो चेंजेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे तो उनके बारे में बेसिकली बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से कई बार इसके इफेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे इंसानों के ऊपर में। तो टाइम चेंज होने से आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे इवेंट चेंज हो रहे हैं, कैलेंडर की डेट चेंज होने के बाद में क्या क्या चेंज आ रहे हैं, इन्वायरमेंट का एक रिलेशनशिप आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसके बेस पर आप लोग चीजों को डायरेक्ट कनेक्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो वो वाली चीजें हैं, तो यहाँ पर इसके ऊपर फोकस देने की बात की गई ताकि आगे आने वाले टाइम में पोल्यूशन वगैरह, बायोडायवर्सिटी का जो लॉस है, उन सब चीजों को हम लोग कम कर सकें। इनका बेसिक पर्पज यहाँ पर ये था। समझने की कोशिश करते हैं कई सारी बातें, जैसे यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जिसको आप लोग यूएनईपी बोलते हैं, ये यहाँ पर एक ग्लोबल लेवल पर काफी एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इन सब मुद्दों के बारे में यहाँ पर ध्यान रखती है कि कल को चलकर कोई ऐसा अगर इशू कहीं पर हो रहा है, आगजनी और ये सारी चीजें लग रही है इन्वायरमेंट में। अभी आप लोगों ने पहले ऑस्ट्रेलिया में देखा था, उससे पहले आप लोगों ने यहाँ पर ब्राजील के अंदर जो अमेजन फॉरेस्ट है वहां पर देखा था, तो बहुत सारी जगह आप लोगों ने चीज देखी। तो 5 जो जून है ये 1972 यहाँ पर ये चीजें स्टेब्लिशमेंट की गई, और यहाँ पर जो वर्क है ये आइडेंटिफाई कर रहा है, अटेंशन ड्रॉ कर रहा है अपनी ओर को, अगर ध्यान से आप लोग चीजों को देखोगे कि किस तरीके से चीजों को लेकर चला जा रहा है। तो ग्लोबल एक इन्वायरमेंटल एजेंडा के ऊपर फोकस किया जा रहा है। यूनाइटेड नेशन सिस्टम के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो उसके तहत यहाँ पर फोकस देने की बात की जा रही है कि किस तरीके से जो ग्लोबल इन्वायरमेंट को हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर ग्लोबल इन्वायरमेंट को हम लोग प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं
तो फिर यहाँ पर एक तरीके से सबको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि एनवायरमेंट किसी के घर का बेसिकली बच्चा है कि ये बिगड़ जाएगा तो सब चीजें सही रहेंगी, बस यही बिगड़ेगा, ऐसा नहीं है, सब कुछ बिगड़ेगा। सारी चीजों के बारे में फिर आप लोगों को सोचना पड़ेगा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें, अगर मेजर रिपोर्ट्स के बारे में बात करूं, अगर यहां पर जो इसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, ये डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन आप लोगों से बन चुके हैं, तो इनके बारे में याद रखिएगा। कोई पूछ ले आप लोगों से कि बताओ तो ग्लोबल गैप एमिशन रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, एमिशन गैप बेसिकली रिपोर्ट, तो ये यूएनईपी के द्वारा। एडेप्शन गैप रिपोर्ट यूएनईपी के द्वारा। ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक यूएनईपी के द्वारा। फ्रंटियर्स जो भी मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं यूएनईपी के द्वारा। इन्वेस्ट इनटू हेल्थी प्लानेट यूएनईपी के द्वारा। तो ये सारी वो रिपोर्ट है जो कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये सारी रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की जाती है। तो इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं कई बार कि बताओ ये कौन प्रस्तुत करता है, ठीक है। अगर इसके बारे में अगर थोड़ा सा और आप लोग जानोगे तो यहाँ पर मेजर कैंपेन कई सारे चलाए जाते हैं, जैसे कि बीट पोल्यूशन, ठीक है, यानी कि पोल्यूशन को बीट करने के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर इसी के साथ में UN 75 का यहाँ पर ये प्रोग्राम है, जिसके चलते यहाँ पर चीजों पर ध्यान दिलाने की कोशिश की जाती है, अवेयरनेस कैंपेन है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं, किस डेट में वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं बताइए जरा। इसी के साथ में वाइल्ड फॉर लाइफ के बारे में बात की जाती है, उसका हेडक्वार्टर आप लोगों को नैरोबी केन्या के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं। लोकेशन का है नैरोबी केन्या की, अगर आप लोग जाएंगे तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा एग्जैक्ट लोकेशन, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर नैरोबी केन्या। ये जो लेक आप लोगों को देखने को मिल रही है इसका नाम पता है आप लोगों को? एक साइड में यहाँ पर युगांडा हो गया, एक साइड में तंजानिया, एक साइड में यहाँ पर केन्या। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट लेक है, अगर इसको थोड़ा सा जूम करके देखोगे तो आप लोग नाम जान पाओगे। देख गया, यह है लेक विक्टोरिया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लेक है यहाँ पर, जिसके बारे में कई बार मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है। तो लेक विक्टोरिया याद रखिएगा, 3 कंट्री के बीच में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है नॉर्मली अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो ये पूरे एरिया है छोटे छोटे से, जिसके बारे में आप लोग एक आइडिया रख सकते हैं, क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें कई बार कोई और चीज न्यूज में होती है और क्वेश्चन कहीं और से बन जाता है, तो फिर आप लोग बोलते हैं यार इसके बारे में तो पढ़ा ही नहीं था। पढ़ा था भाई साहब, थोड़ा सा रिकॉल करोगे तो चीजों को लंबे समय तक याद रख पाओगे, ठीक है। तो ये बेसिक चीज है इसके बारे में जो कि समझना है। अब जो नेक्स्ट बात है मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली के बारे में बात करूंगा, और अभी हम लोगों ने किसके बारे में बात की थी? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के बारे में, ठीक है। तो असेंबली क्या होगी? असेंबली यहाँ पर प्रोग्राम को कंट्रोल करेगी, यानी कि जो भी प्रोग्राम मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस किया है उसको गवर्न करने वाली बॉडी है, यानी कि उसका पापा है यहाँ पर ये असेंबली। तो ये आप लोग याद रखिएगा। वर्ल्ड हाईएस्ट लेवल डिसीजन मेकिंग बॉडी आप लोगों को देखने को मिलेगी इन्वायरमेंट के मैटर में, यानी कि दुनिया में कहीं भी अगर वातावरण के रिलेटेड मुद्दों पर किसी को डिसीजन लेना है तो सब इसके पास में आएगी कि भाई साहब बता दो कैसे करना है, ठीक है। और ये बायएनुअली आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि ये आप लोगों को हर 2 साल में एक बार जो है बेसिकली ये मिलती हुई नजर आती है। एम क्या है कि ग्लोबल इन्वायरमेंट जो भी पॉलिसीज हैं या फिर जो भी डेवलपमेंट चल रहे हैं यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर इन्वायरमेंट कानून में, उनके ऊपर ये ध्यान देती है। क्रिएट किया गया था 2012 में, क्योंकि आप लोगों को पता है कि काफी ज्यादा चीजें खराब होने लगी, तो लगा कि कोई ना कोई ऐसी बॉडी होनी चाहिए। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऑल्सो यहाँ पर रेफर करते हैं इसको, रियो 20, ठीक है। तो रियो प्लस 20, ठीक है। तो ये इसको इसके नाम से भी यहाँ पर आप लोग जानते हैं। तो ये बेसिक ऐसी चीजें जो कि कई बार नहीं इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है, चलिए इसके बारे में बता दीजिए, तो फिर आप लोग बोलते हैं यार ये पढ़ा तो था पता नहीं कहां से आ गया, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा सा इनके बारे में, ऐसा नहीं कि बहुत रटना है आप लोगों को, अगर कई बार सुनते रहोगे तो वैसे ही आप लोगों को चीजें जो है वो क्लियर होती नजर आएंगी। अब यहाँ पर जैसे मैंने 3 चीजों के बारे में आप लोगों को यहाँ पर बताया था, ठीक है। एक तो यहाँ पर अर्बन नॉइज के बारे में बात की जा रही है, तो हाई लेवल नॉइज देखने को मिलता है, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा है आज के डेट में, हर एक इंसान के पास में 2-2 3-3 कारें हैं। ऊपर से आप लोग देखने को मिलेगा कि खासकर इस सड़कों पर इतना ज्यादा है, आप लोग यहाँ पर एक कंजेस्टेड रहता है कि खड़े खड़े वहां पर टॉय टॉय लगाया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि उड़कर जाएंगे, ठीक है। ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है, तो इसके बारे में डिटेल में बताया गया। इसी के साथ में वाइल्ड फायर जो होती है, जंगलों में जो आग लगती है, वो काफी ज्यादा खतरनाक डिजास्टर क्रिएट कर देती है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर में दुनिया भर के जीव जंतु मारे गए थे, ठीक है, जब यहाँ पर आग लगी थी यहाँ पर जंगल में। और खासकर ये वाइल्ड फायर जो होती है, याद रखना, जो सवाना होते हैं ना, सवाना इकोसिस्टम जो होता है वो खासकर सबसे ज्यादा यहाँ पर आग पकड़ता हुआ आप लोगों को नजर आएगा, ठीक है। ये आप लोगों को देखने को मिलता है, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन काफी ज्यादा होता है और हेल्थ भी यहाँ पर लोगों की बर्बाद होती नजर आती है। तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। और तीसरा था यहाँ पर जो फिनोलॉजिकल जो शिफ्ट होता है, ये मैंने भी आप लोगों को बताया था। जैसे प्लांट और एनिमल ये है, जैसे टेरेस्ट्रियल ये सिस्टम में रहते हैं, टेरेस्ट्रियल हो गया, धरती, एक्वेटिक या मेरीन कहीं पर भी रहते हैं, तो टेम्परेचर का और जो रेनफॉल होता है उसका कई इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे नहीं मौसम आता है तो आप लोग कपड़े रख देते हो उठा के, फिर से कपड़े पहनने लगते हो, तो ऐसा ही चेंज आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये माइग्रेट होना स्टार्ट कर देते हैं एक एरिया से दूसरे एरिया में। इसी के साथ में पेड़ों के ऊपर फल फ्रूट फूल पत्तियां लगनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये सारे इंपैक्ट भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। पर लेकिन अगर यहाँ पर प्रॉपर वे में चीजें नहीं हो रही है तो ये साइकिल जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से पूरे जो इन्वायरमेंट है उसमें डिसरप्शन आप लोगों को आता हुआ नजर आएगा। तो कोशिश ये की जा रही है कि इस डिसरप्शन को होने से रोका जाए, ताकि चीजें जो है वो थोड़ी सुधारी जा सके, ठीक है।
ये जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछे थे, एक बार इनके आंसर आप लोग देख लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है। डिटेल में यहाँ पर आप लोगों से डिस्कस करूंगा, अच्छे से समझिएगा। बात करेंगे यहाँ पर आर्टिकल जो है वो है यूएई के बारे में। यूएई जो है इसको आप लोग बोलते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। तो ये यूएई आप लोग को देखने को मिलेगा। यूएई को अगर मैप में आप लोग देख पा रहे हैं तो ऊपर थोड़ा सा जाएंगे तो आप लोग को यहाँ पर पर्शियन गल्फ देखने को मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा इधर आप लोग आएंगे तो आप लोग को गल्फ ऑफ ओमन देखने को मिलेगा। और यहाँ पर थोड़ा सा इसको जूम कर अगर आप लोग देखोगे तो स्टेट ऑफ हार्मुज आप लोग को देखने को मिलेगा, जो कि पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमन को कनेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। अभी आप लोग देखोगे यहाँ पर खुल जा सिम, ये खुल गया, ठीक है। फिर बंद हो गया, एक सेकेंड, खुल जा, अब खुलेगा। तो ये हो गया स्टेट ऑफ हार्मुज। तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमन को आपस में कनेक्ट तो करता हुआ यहाँ पर नजर आता है। तो ये कई बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो समझते हैं इसके बारे में। तो हमारी कंट्री और इसके बीच में भी एग्रीमेंट देखने को मिला, तो उसके बारे में ये ऑप्शन थे आप लोगों के सामने। तो कौन सा आंसर सही है हम लोग ये समझ लेते हैं, ताकि आप लोग चीजों को अच्छे से कनेक्ट कर पाओ। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो उसके बारे में पूरी वो नहीं कहते ऊपर नीचे उसका देखना चाहिए ढंग से, ताकि अगर क्वेश्चन बने तो आप लोग उसको ढंग से आंसर दे सको, और तभी चीजें हैं आप लोग समझ पाओगे। उसको टॉपिक की तरीके से आप लोग कवर करके चलना है, ताकि क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको एग्जाम में आप लोग कंफर्टेबल फील करो। तो आंसर तो इसका बी हो गया। बी हो गया मतलब इनके 2 और 3 सही है और फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। अब वो कैसे समझ लेते हैं। जो यहाँ पर बात करें पार्टनरशिप प्रोग्राम के बारे में, अगर आप लोग समझोगे तो यहाँ पर बेसिकली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बेसिकली बात की जा रही है, जो कि आप लोग समझ सकते हैं। इसके बारे में क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछ ले तो आप लोग कोई कंफ्यूजन इसको नहीं रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये है बेसिकली एक तरीके की पार्टनरशिप यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ठीक है। तो यहाँ पर ये अब तक हम लोगों ने 2 देशों के साथ में साइन किए, एक तो है साउथ कोरिया और दूसरा है जापान, और तीसरा भी यहाँ पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यहाँ पर होने जा रहा है। तो इसके चलते दोनों कंट्री के बीच में जो है वो व्यापार काफी ज्यादा बढ़ने वाला है, और यूएई और इंडिया के बीच में 8 लार्जेस्ट इन्वेस्टर आज के टाइम में आप लोगों को देखने को मिलेगा, अगर इसके बारे में बात करते हैं। और आने वाले टाइम पर इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा बढ़ने वाला है यूएई और इंडिया के बीच में। आप लोगों को मैंने बताया था आईआईटी यहाँ पर पहली बार देश का जो आईआईटी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में खुलने वाला है। तो ये काफी बड़ी बात आप लोग बोल सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे डेवलपमेंट आप लोग को देखने को मिलेंगे। इसी के साथ में आईपीएल जैसे होता है हमारे देश में, ऐसे ही आईपीएल आप लोगों को आईपीएल टाइप में ही जैसे यूएई में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। वहां पर बेसिकली बोले जा रहे हैं कि शाहरुख खान हो गए और यहाँ पर और भी कई सारे लोग हो गए, उनके द्वारा बोला जाएगा वहां पर भी टीम वो है खरीदेंगे। अब हमारे देश के प्लेयर भी वहां पर खेलने जाएंगे। तो क्रिकेटर जो है उनका जो भविष्य है फ्यूचर में काफी ज्यादा चमकने वाला है, इन चीजों को अगर ध्यान में रख के चला जाए तो, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली क्वेश्चन। आगे चलते हैं। ये जो क्वेश्चन था मैंने आप लोगों से पूछा था किसके बारे में, ये था बेसिकली नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं क्या क्या बातें हैं, एक एक कर पॉइंट आप लोग ये माइंड में क्लियर होना चाहिए। पहले बोला गया कि हेड कौन होता है, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर होता है। दूसरा बोला गया स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं इसके मेंबर, चेयरपर्सन होते हैं राज्यसभा के, और लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं दोनों हाउस में। तो सही आंसर यहाँ पर आप लोग क्या देखने को मिलेगा, तो ये आप लोग यहाँ पर बताना है, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछ जाता है यहाँ पर इसके चलते, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं कि सही आंसर यहाँ पर क्या है, ताकि आप लोग चीजों को समझ पाए और चीजों को समझ पाए कि क्या है यहाँ पर करेक्ट, ठीक है। तो कौन सा आंसर सही है पहले आप लोग ये बताइए एक बार वीडियो को पॉज करके। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप लोग इसको ध्यान से समझोगे तो आप लोग समझ पाओगे कि ऐसा क्वेश्चन बन जाए तो एग्जाम में घूम जाता है इंसान, ऐसा क्वेश्चन है ये। रीजन क्या है इसका, रीजन यहाँ पर ये है कॉमन सेंस भी आप लोगों को यूज करनी है इस क्वेश्चन के अंदर में। आंसर क्या है इसका, आंसर है इसका बी कैसे, क्योंकि सी जो है ये गलत है यहाँ पर। क्यों, क्योंकि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बोला गया, और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो होते हैं वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो उस कमेटी में थोड़ी ना आएंगे, जिसके प्राइम मिनिस्टर हेड बन गए उसके नीचे वाइस प्रेसिडेंट थोड़ी ना आकर बैठेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर हो जाता है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो एनएचआरसी जो है यहाँ पर वो एक मल्टी मेंबर बॉडी है यहाँ पर, जिसमें आप लोगों को चेयरपर्सन और 7 अदर मेंबर देखने को मिलेंगे। इसमें जो अदर पर्सन है यहाँ पर, जैसे 7 पर्सन हो गए, ठीक है, 3 जो होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, जैसे माइनॉरिटी कमीशन है ना, उनके बेसिकली चेयरमैन आप लोगों को यहाँ पर कई बार देखने को मिलते हैं, तो वो हो गए बेसिकली अलग से। और अपॉइंटमेंट करने के लिए यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट और यूनियन होम मिनिस्टर। तो टोटल मिलाकर 6 मेंबर की बॉडी होती है। क्यों, क्योंकि 2 यहाँ पर है लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा में और लोकसभा में, उनकी बातें की जा रही है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर यहाँ पर बी हो गया। तो ये बहुत ही एक बेहतरीन और उम्दा किस्म का क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो, जिसके बारे में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। आई होप कि आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा इसमें से जरूर। बाकी थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ये कल का क्विज है आप लोगों के सामने, जो कि मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, इसके आंसर आप लोगों को बताने हैं। एक एक कर पॉइंट यहाँ पर देखते हैं, ताकि आप लोग इसको साथ में कनेक्ट कर सको। पहले यहाँ पर बोल दी जा रही है यहाँ पर कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा यहाँ पर अभी बात की गई थी NHA के चलते, यहाँ पर बेसिकली सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के साथ में कनेक्शन मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे इसके डेटा के बारे में बात की जा रही है तैयार करने के लिए, ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री है यहाँ पर, ये आप लोगों को बताना है, जो कि यहाँ पर आज के दिन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक्सटेंड किया था। पीएम केयर स्कीम जो थी बच्चों के लिए बढ़ाई गई थी, तो मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से।
इसी के साथ में कौन सी मिनिस्ट्री यहाँ पर आप लोगों को बताना है, जो कि अदर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में हम लोगों ने बातें की थी, ठीक है, उसकी कैटेगरी के सेंसस के बारे में हम लोगों ने जब डेटा के बारे में बातें की थी। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है यहाँ पर, ये किस एक्ट के थ्रू यहाँ पर रजिस्टर है, ये आप लोगों को बताना है। सेंसस 2021 और सेंसस 2011 कितनी लैंग्वेज में प्रस्तुत किया गया था, ये आप लोगों को बताना था। TERI के बारे में क्वेश्चन आप लोगों को बताना था। इसी के साथ में यहाँ पर जो आप लोगों को बताना था, कितने प्रतिशत हमारी कंट्री में जो एरिया है वहां पर बेसिकली लैंड है दुनिया का, और कितने प्रतिशत एरिया में आप लोगों को स्पीसीज देखने को मिलेगी। तो ये क्वेश्चन थे जो कि इंपॉर्टेंट थे, एक एक कर देख लेते हैं। पहले एक बार अटेम्प्ट कर लेना है और उसके बाद में आंसर देखेगा, ठीक है। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो है यहाँ पर, उनके द्वारा नेशनल हेल्थ अथॉरिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पर। और सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो होता है वो यहाँ पर बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो डेटा इंटीग्रेट करने की बात की जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। इसी के साथ में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है, ये यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा अदर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, जिसके चलते क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर बेसिकली इनके द्वारा यहाँ पर डेटा को इकट्ठा करने की बात की गई थी, इंक्लूड करने की बात की गई थी 2011 के सेंसस में। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 का है, जिसके तहत यहाँ पर नेशनल ये हेल्थ अथॉरिटी कनेक्ट रहती है। इसी के साथ में जो सेंसस है, जो जनगणना है, वो 18 लैंग्वेज में देखने को मिलेगा 22 में से आप लोगों को, ठीक है, ये 2021 का। और इसी के साथ में 2011 वाला जो है वो 22 लैंग्वेज में से 16 लैंग्वेज में आप लोगों को देखने को मिलता है। द एनर्जी ऑफ रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट TERI, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में याद रख सकते हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा यहाँ पर एड्रेस किया जाता है। और दुनिया में जितनी जमीन है उसमें से लगभग 2.5% इंडिया के पास में, और जितनी स्पीसीज है उसके लगभग 8% इंडिया के पास में। तो हमारी कंट्री में से वेस्टर्न घाट हो गया, ठीक है, हिमालयन वाला रीजन हो गया, तो काफी सारी स्पीसीज आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं। तो कैसा लगा आज का डिस्कशन जरूर बताएगा। और मॉर्निंग में जो लेक्चर रहता है उसके लिए आप लोग जरूर तैयार रहना। उसके लिए आप लोग अपने दिन को सही से स्टार्ट कर सकते हैं टाइम पर, जिससे चीजों को अच्छे से लेकर आप लोग चल सकें। और मॉर्निंग में जैसा देखा था, आज फिर सुबह काफी सारी दिक्कत हो गई थी यार, वीडियो को अपलोड करने में काफी सारी प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं क्यों, इंटरनेट की क्या दिक्कत चल रही है। मॉर्निंग वाली वीडियो में कई सारे कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो जाते हैं ना, जैसे ये रसिया यूक्रेन वाला मुद्दा हो गया, फिर कोई हो गया, तो उसकी वजह से कई बार मैंने देखा है कि उसको प्रोसेसिंग में बहुत टाइम ले लेता है कई बार, ठीक है। चलो देखता हूँ कुछ इलाज इसका क्या किया जाएगा, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर हाँ ये है कि उसकी वजह से कई बार लेट हो जाती है वीडियो। पर आप लोग अपने टाइम पर उठकर बैठ जाया करो, क्योंकि देखिए आप लोगों को अपना शेड्यूल नहीं ब्रेक करना है, ठीक है। वो एक तरीके से आप लोगों को, ऐसा नहीं है कि डेली ये चीजें होंगी, ऐसा नहीं है, रेगुलर ये दिक्कतें देखने को मिलती हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है, ये दिक्कत ऐसा बीच में 1-2 बार हो जाती है, वरना रेगुलरली टाइम पर वीडियो आ ही रही है, ठीक है। तो उसको एंजॉय करिए। PDF टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना, वहां पर आप लोग को मिल जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।